गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आज एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सा कॉन्सेप्ट हम लेकर के आ रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। और ये लेक्चर जो है ये काफ़ी लंबा चलने वाला है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक वीडियो इसके ऊपर मैं नहीं देने के लिए जा रहा हूँ, इस पर काफ़ी सारे लेक्चर्स आएंगे। आपके कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल आपके एस.सी. वर्मा, डी.सी. पांडे, एस.एल. अरोड़ा, सिंगेज, अरिहंत, इन सब में जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं सबको करने का बेसिक ट्रिक और कॉन्सेप्ट, जितना भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेसिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सबको मैं अलग अलग लेक्चर्स में दूंगा। ठीक है, तो ये तकरीबन 5 या 6 वीडियो इसके ऊपर में आएंगे और होप सो कि इन वीडियो को करने के बाद मैं उतना ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं सैंपल क्वेश्चंस कर दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर दूंगा। ठीक है, अलग अलग ट्रिक जब मैं पढ़ाऊंगा तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगे उनको मैं डिस्कस कर दूंगा। और इन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करने के बाद आपका काम ये रहेगा कि आप बुक से उठाएं और रैंडमली प्रॉब्लम करना स्टार्ट करें। आई थिंक एंड आई होप सो कि आपको आगे इस टॉपिक से रिगार्डिंग कभी भी कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। इसको स्टार्ट करने से पहले आज का जो हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बिल्कुल एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप सबको रिवाइज करवा देना चाहता हूँ, ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ क्या होता है? ठीक है, आप सब ने पढ़ रखा है, मैं सिर्फ रिवाइज करने के पर्पज से बता रहा हूँ। ये ओम्स लॉ क्या होता है? सपोज करो हमारे पास में एक वायर है और इस वायर में मैंने यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा दिया। इसका वैल्यू है समथिंग R ओम का, ये रेसिस्टेंस है। और अगर इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, सपोज एक पॉइंट का नाम मैंने दिया, एक इंड के पॉइंट का नाम मैंने दिया A और दूसरे इंड के पॉइंट का नाम मैंने दिया B, और करंट अगर A से B के तरफ फ्लो कर रहा है, समथिंग I करंट अगर फ्लो कर रहा है, तो बच्चों मैं बता देता हूं कि करंट बिल्कुल पानी के तरफ फ्लो करता है। पानी के फ्लो और करंट के फ्लो के मैकेनिज्म में कोई खास डिफरेंस नहीं होता। जैसे कि हमें पता है पानी भी हमेशा एक हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ फ्लो करता है। जैसे कि पानी कह सकते हैं कि एक ऊंचाई से नीचे के तरफ पानी को फ्लो करने में कभी भी परेशानी नहीं आती है। ठीक उसी तरह करंट भी जब भी फ्लो करता है बच्चे, तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, अगर किसी वायर से करंट फ्लो कर रहा है, सपोज ये एक वायर है और इस वायर में ये मोटे वाले एंड से इस नीब के तरफ में करंट अगर फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये मोटा वाला जो टर्मिनल है ये हाई पोटेंशियल पे है और ये नीब वाला जो टर्मिनल है ये लो पोटेंशियल पे है, तभी करंट इस तरफ से इस तरफ फ्लो कर रहा है। अगर मैं यही ठीक इसका रिवर्स केस कहूं कि करंट जो है वो नीब वाले तरफ से मोटे वाले साइड के तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला साइड जो है, ये टर्मिनल, ये एंड पॉइंट जो है, ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है। तो जनरली हमने इसको हाई पोटेंशियल पे मान लेना है और इस वाले को हमने लो पोटेंशियल पे मान लेना है। हाई पोटेंशियल को फिजिक्स में प्लस साइन से डिनोट करते हैं और लो पोटेंशियल को माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं ओम्स लॉ यहां पे लिखने जा रहा हूं। तो ओम्स लॉ होता है हमारा कि इससे करंट तभी फ्लो कर रहा है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, इस वायर से करंट तभी फ्लो कर रहा है जब इस वायर के दोनों टर्मिनल पे, दोनों एंड पॉइंट पे एक पोटेंशियल डिफरेंस है, नॉट पोटेंशियल, इसके पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल में एक अंतर है, और ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा। यानी कि अगर मैं सपोज करो कि अभी मैं कह रहा हूं कि करंट ऐसे नहीं फ्लो कर रहा है, मैंने कह दिया करंट B से A के तरफ फ्लो कर रहा है। क्लियर करो, एक एक
एक एक टर्मिनोलॉजी को क्लियर करो। अगर करंट बी से ए के तरफ फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब है कि बी वाला जो है वो हाई पोटेंशियल पे मेंटेन्ड है और ए वाला जो है वो लो पोटेंशियल पे मेंटेन्ड है, यानी इसके दोनों टर्मिनल में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। तो चलो अब इसको लिखने का तरीका, जैसे मैं पहला वाला ही केस लेता हूं। मैंने ले लिया कि करंट जो है वो ए से बी के तरफ फ्लो कर रहा है, ये कुछ आई है करंट जो ए से बी के तरफ फ्लो कर रहा है, यानी ए जो है वो हाई पोटेंशियल पे है और बी जो है वो लो पोटेंशियल पे है। तो ओम्स लॉ कहता है कि डेल्टा भी डेल्टा भी का मतलब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस या चेंज इन पोटेंशियल। ये जो सिंबल है डेल्टा, ये फिजिक्स में या केमिस्ट्री में यूज किया जाता है स्मॉल चेंज को बताने के लिए। दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ ए जो हाई पे है माइनस पोटेंशियल ऑफ बी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पोटेंशियल ऑफ प्लस साइन माइनस पोटेंशियल ऑफ माइनस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। यहां से हम लिख सकते हैं कि डेल्टा भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वलिटी में लाने के लिए हम हमेशा एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। सबका रीजन है क्यों करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वलिटी में लाने के लिए भी कांस्टेंट से क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इन सब का रीजन इज इक्वल टू आर इंटू आई, जहां पे ये आर जो है ये कांस्टेंट है। लेकिन ओम्स लॉ तभी वैलिड होगा, ओम्स लॉ कैन ओनली बी वैलिड अंडर वन कंडीशन। एक कंडीशन है तभी ओम्स लॉ वैलिड होगा, और वो कंडीशन है कि अभी इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर, इस पूरे वायर का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि यहां पे आर जो है, आर रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इज कांस्टेंट। जो रेसिस्टेंस है हमारा वो यहां पे हमने कैसा लिया है, कांस्टेंट लिया है। इसीलिए अगर रेसिस्टेंस को कांस्टेंट रखना, जो भी यहां पे मैंने इलेक्ट्रिकल एप्लीएंसेस लगाए होंगे, उस एप्लीएंस का जो रेसिस्टेंस होगा, दुनिया में हर एक इलेक्ट्रिकल एप्लीएंसेस के पास में अपना कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, इवन की कोई वायर भी है तो वो वायर के पास में भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है। ऐसा लोग कहते हैं कि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ऐसा नहीं है कि उसके पास में बिल्कुल रेसिस्टेंस नहीं होगा, उसकी रेसिस्टेंस है, लेकिन एज कंपेयर टू नॉन मेटल उसकी रेसिस्टेंस बहुत बहुत कम होती है। इसीलिए न्यूमेरिकल को बनाने के लिए हम लोग उसके किसी भी वायर के रेसिस्टेंस को हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ताकि वो हमारे किसी भी न्यूमेरिकल पैरामीटर के ऊपर में इफेक्ट नहीं डाले। इस पे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो रेसिस्टेंस को यहाँ कांस्टेंट हमने माना है। बच्चे ध्यान में रखो कि अगर किसी भी वायर का टेम्परेचर अगर वेरी होगा तो उसका रेसिस्टेंस भी चेंज होगा। अगर किसी भी वायर का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो उसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। या किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर का अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका रेसिस्टेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। इसका भी रीजन है, इसके ऊपर में मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा। ये आपके क्लास 12 के तीसरा चैप्टर, फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें पहला ही टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन सब में ये सारा टर्म आपको क्लियर हो जाएंगे कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, और भी टॉपिक है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, इन सारे टॉपिक को अच्छे से स्टडी करने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मैं अभी ये लेक्चर जो बना रहा हूँ ये सिर्फ न्यूमेरिकल पर्पस के लिए बना रहा हूँ, आपके न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ हमारा टॉपिक ये है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में जितने भी न्यूमेरिकल बनते होंगे, जितने भी मेथड्स के न्यूमेरिकल बनते होंगे, वो सारे क्लियर करने हैं।
तो रेसिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर इसका टेम्परेचर अगर वेरी करेगा तो रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा नहीं, लेकिन हमने यहाँ आर को कैसा यूज किया, आर को हमने एज ए कांस्टेंट टर्म यूज किया, तभी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसमें चेंज हुआ, इक्वल टू में। आप सबने बचपन से पढ़ा होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल टू में लाने के लिए हमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता होता है। और बच्चे अगर यहाँ पे टेम्परेचर वेरी करेगा तो रेसिस्टेंस भी वेरी करेगा, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। तो ये है हमारा ओम्स लॉ, ठीक है। फिर आगे और भी चीज है ओम्स लॉ से रिलेटेड, मैं इसके यूनिट्स भी लिख देता हूं। जैसे कि रेसिस्टेंस जो होता है, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट रेसिस्टेंस के लिए हम लोग लिखते हैं ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, ये होता है हमारा ओम, इसका सिंबल होता है ये, ठीक है। सिमिलरली ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको मैंने पीडी से लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है हमारा वोल्ट, ठीक है। और भी कई सारे यूनिट है। क्लास 12 के फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वहां भी आपको ये सारे यूनिट मिलेंगे, इसके और भी यूनिट मिलेंगे। जब मैं वो चैप्टर डिस्कस करूंगा तब मैं उन यूनिट्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद जो करंट है, ऐसा यूनिट ऑफ करंट, तो करंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो तो सबको पता है एम्पियर, ठीक है। और करंट जो है बच्चे वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आते हैं। 7 हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, उन 7 में से एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसमें एक करंट भी आता है, ठीक है। तो ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। क्लास 11th में जो फिजिकल वर्ल्ड है या यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है, उसमें ये चीज डिस्कस किया हुआ है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अभी हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स लॉ ये कहता है, अगर किसी वायर से अगर करंट पास कर रहा है तो उस वायर के दोनों टर्मिनल पे एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा। जैसे बहुत ज्यादा हाइट से और बहुत कम हाइट पे पानी बहुत तेजी से फ्लो करेगा। मैं आपको अगर 2-3 कंडीशन अगर देता हूं, लैक ऑफ स्पेस, इसको पॉज करके पहले आप मिटा लीजिए, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं ये पूरा स्क्रीन क्लियर है या नहीं। चलो, बहुत अच्छे से क्लियर है। देखो, जैसे सपोज करो कि मैं तुमको 3 कंडीशन देता हूं। दिस इज आवर कंडीशन नंबर फर्स्ट, दिस इज आवर कंडीशन नंबर सेकेंड, ठीक है। और यहां ले लेते हैं दिस इज सपोज आवर कंडीशन नंबर थर्ड, ठीक है। ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा, ये तीसरा। अब बच्चे एक मिनट देखो, मैं इसमें पूरा पानी भर दिया हूं, और ये पूरा ब्लैंक है। इसमें मैंने पानी यहां तक रखा है और इसमें पानी मैंने यहां तक रखा है। इसमें मैंने पानी यहां तक रखा और इसमें भी पानी, दोनों में सेम लेवल। अब मैं इसको पाइप से कनेक्ट करने वाला हूं, इसको भी पाइप से कनेक्ट करने वाला हूं, और इसको भी पाइप से कनेक्ट करने वाला हूं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा तेज रफ्तार से, सबसे ज्यादा हाई वेलोसिटी से वाटर का फ्लो कौन से कंडीशन में होगा? तो क्लियरली तुम्हें दिख रहा है कि फर्स्ट वाले कंडीशन में सबसे ज्यादा स्पीड से पानी का फ्लो होगा। क्यों होगा पानी का फ्लो? क्योंकि देखो बच्चे,
ये पहला वाला कंडीशन में इस दोनों टैंक के पोटेंशियल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पोटेंशियल का मतलब अगर नहीं समझते हो ना यहाँ पे, तो हाइट समझ लो। इस वाले में पानी की हाइट बहुत ज्यादा है और इसमें पानी की हाइट 0 है, तो इसका पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है और इसका पोटेंशियल बहुत कम है, और दोनों का डिफरेंस जो होगा वो बहुत ज्यादा आएगा। इसीलिए पानी बहुत तेज रफ्तार से इस टैंक से इस वाले टैंक में आएगी। क्लियर है? और वैसे भी पोटेंशियल तुम निकाल भी सकते हो यहाँ पे, या पोटेंशियल एनर्जी की भी अगर बात करो, इसमें जो पानी है उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है, mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, mgh। तो देखो इस वाले टैंक का पानी का मास भी बहुत ज्यादा होगा, g तो कांस्टेंट है और h बहुत ज्यादा है, जबकि इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। तो दोनों का डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा। इसीलिए इसमें हाई एनर्जी पे वाटर है और इसमें एनर्जी तो 0 है, तो यहां से यहां पानी बहुत तेजी से फ्लो करेगा। इसमें पानी फ्लो तो करेगा, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद पानी का फ्लो भी रुक जाएगा, क्योंकि दोनों का लेवल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और तीसरे वाले में तो पानी फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है, दोनों में पानी का हाइट सेम है, हाइट सेम है, टंकी भी हमारा एक जैसा है, ठीक है, तो मास भी दोनों में पानी का सेम होगा और जी का वैल्यू तो सेम है ही, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या आ जाएगा तुम्हारा, 0 आ जाएगा। ये समझने का एक तरीका है। तो ओम्स लॉ भी यही कहता है कि डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर किसी भी वायर, यहां सपोज करो कि मैंने इसको अब वायर से रिप्रेजेंट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, अगर इस वाले टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वो है V सबस्क्रिप्ट A और इस वाले टर्मिनल का पोटेंशियल है V सबस्क्रिप्ट B, ठीक है, आई बात समझ में। और ये VA माइनस VB ये बहुत ज्यादा होता है, तो यही तो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इससे फ्लो करने वाला करंट। मतलब इसका एक छोर हाई पोटेंशियल पे है, एक छोर लो पोटेंशियल पे है, और दोनों के बीच का डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा हुआ, यानी डेल्टा भी बहुत ज्यादा हुआ, तो करंट भी बहुत ज्यादा फ्लो करेगा, बिल्कुल पानी के तरह, ठीक है। तो जब भी कभी करंट वाले केस में कंफ्यूज हो, ठीक है, तो उसको पानी से रिप्लेस करके अपने माइंड में ये स्टोरी को सेट कर लो। यही है हमारा फेमस ओम्स लॉ। क्लियर है? ओम्स लॉ यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, इसमें ज्यादा हमें नहीं आना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, क्योंकि ओम्स लॉ की यहां पे कुछ जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए मैंने बच्चों को ये बता दिया है। चलो तो माय डियर स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, आखिर क्यों करनी पड़ती है कॉम्बिनेशन। तो देखो कॉम्बिनेशन का काफी सारा एग्जांपल है डेली लाइफ में जब हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपने 3 इडियट एक मूवी देखा होगा, तो उसमें आमिर खान क्या करता है कि जब बहुत तेज बारिश होते रहती है और करीना कपूर के सिस्टर के डिलीवरी होने वाली होती है और एम्बुलेंस भी पहुंचने के कंडीशन में नहीं होता है हॉस्पिटल, तो वो क्या करता है, अपने कॉलेज में लगे हुए जितने भी 4 व्हीलर है सबके बैटरी को वो निकाल लेता है और सारे बैटरी को एक साथ कंबाइन करके वो इतना ह्यूज पावर जनरेट कर लेता है, जिसके हेल्प से वो एक डेस्कटॉप, एक वैक्यूम सकर, ठीक है, एक बल्ब, ठीक है, एक वेब कैम, कई सारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को वो ऑपरेट कर लेता है। आई बात समझ में, बाय द हेल्प ऑफ इन्वर्टर के हेल्प से। तो क्योंकि बैटरी से निकलने वाली जो एनर्जी होती है वो डीसी एनर्जी होती है, इन्वर्टर के हेल्प से उसको एसी में कन्वर्ट करके एंड देन अगेन उसको यूज करता है वो। तो काफी सारे बैटरी को कंबाइन करके उसने एनर्जी के या पावर के वैल्यू को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लिया, ठीक है। अगर एक बैटरी से वही उसको एनर्जी अगर निकालना होता, ठीक है, या घरों में भी हम लोग करते हैं, जैसे
सपोज करो कि मैंने एक घर बनाया, मेरे पास में पैसे थोड़े कम पड़ गए, तो मैंने एक छोटा सा बैटरी लिया। थोड़े टाइम के बाद 2 महीने बाद मुझे और पैसे आए, मैंने एक और बैटरी लिया, दोनों बैटरी को कंबाइन कर लिया। पहले एक बैटरी से सिर्फ एक फैन चल रहा था, अब 2 बैटरी को कंबाइन करके जो हमें आउटपुट में हमें पावर मिल रहा, उससे मैं 4 फैन को रन कर सकता हूँ। फिर मुझे और पैसे आए, मैंने एक और बैटरी खरीद लिया। तो ये है कॉम्बिनेशन को पहले समझो। उसी तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का क्या मतलब होता है? रेसिस्टेंस का मतलब ही होता है, रेसिस्टेंस किसी भी मेटल की या नॉन मेटल की या कंडक्टर या इंसुलेटर या किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है, वह प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने से होकर के करंट के फ्लो को कितना अपोज करता है। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस दैट डजंट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। अपने से होकर के करंट को फ्लो नहीं होने देता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, एक ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करता है, ठीक है, करंट के फ्लो को अलाउ नहीं होने देता है। जैसे कंडक्टर से करंट बहुत आसानी से बहुत ज्यादा फ्लो करता है, तो इनकी रेसिस्टेंस बहुत कम है, जबकि इंसुलेटर अपने से होकर के करंट को फ्लो नहीं होने देता है, इसीलिए उसका रेसिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है। तो कॉम्बिनेशन का हमको नीड क्यों पड़ता है? जैसे बच्चे मान के चलो कि मैंने आपको 3 रेसिस्टेंस दे दिए, एक रेसिस्टेंस दे दिया 1 ओम का, एक रेसिस्टेंस मैंने दे दिया 2 ओम का, और एक रेसिस्टेंस मैंने दे दिया तुमको 4 ओम का। ये इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है। अब मैंने कहा कि इन 3 रेसिस्टेंस के हेल्प से इन तीनों को तुम कुछ इस तरीके से कंबाइन करो। आपके पास है तो 3 ही रेसिस्टेंस, इस तीनों को इस तरीके से कंबाइन करो कि नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो इन तीनों से मिलकर के बनेगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। तो हम किस तरीके से इसको आपस में कंबाइन करें? वहीं पे मैं दूसरा केस दे दूं कि भाई नहीं, मुझे ये 3 रेसिस्टेंस हैं और इसी तीनों के हेल्प से मुझे कम रेसिस्टेंस चाहिए, तो मैं इसको किस तरीके से कंबाइन करूं कि इस तीनों का इक्विवेलेंट, इन तीनों का टोटल रेसिस्टेंस जो आउटपुट में आएगा वो बहुत ही कम हो। डेली लाइफ में भी जैसे हम लोग घरों में वायरिंग करते हैं, तो हमेशा हम ध्यान में रखते हैं कि हम कॉपर का वायर यूज करते हैं, ठीक है, ताकि इसका रेसिस्टेंस बहुत ही कम रहे। या जैसे हम लोग घर में इलेक्ट्रिकल क्या करते हैं, वो आयरन प्रेस करने के लिए आयरन जो यूज करते हैं, उसका प्लेट एक निक्रोम एलॉय का बना होता है, निक्रोम। एलॉय जो काफी सारे मेटल के मिक्सचर से बनता है, निकल, क्रोमियम और मैग्नीज, इस तीनों को मिलाकर के ये एलॉय बनता है। इस एलॉय से ही आयरन का प्लेट बना हुआ होता है और उसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और उसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए जब उसके पास में हम अपने घर में इलेक्ट्रिकल सर्किट में से सप्लाई देते हैं, तो सप्लाई जब उसके पास पहुंचता है, करंट उसके पास पहुंचता है, तो ये निक्रोम प्लेट का रेसिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि ये अपने से होके करंट को पास नहीं होने देता। आप एक अच्छे कंपनी का अगर इलेक्ट्रिकल आयरन को लेकर के उसके प्लेट को अगर आप टच करो तो आपको करंट नहीं लगेगा, अगर अंदर का सारा सर्किट प्रॉपरली काम कर रहा है तो क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो अपने से होकर के करंट को पास ही नहीं होने देता, उसका रेसिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है। या आपने सोल्डरिंग मशीन देखा होगा, ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट रिपेयर करने वाले जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट जो भी होते हैं, तो उनके पास होता है सोल्डरिंग मशीन होता है। या हमारे घर में जो आपका पानी गर्म करने वाला जो रॉड होता है या इलेक्ट्रिक हीटर होता है, इन सब का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ये जो करंट उनके पास पहुंचता है, उस करंट को काफी टाइम तक रोकते रहेगा और फाइनली वो गर्म हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का नीड हमको पड़ता क्यों है? क्योंकि हमें जैसे कह दे कि 3 रेसिस्टेंस हमें दे दिया है, तो हम अपने नीड के अकॉर्डिंग इन तीनों रेसिस्टेंस को ऐसे कंबाइन करें कि हमें आउटपुट में बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस मिले। और कभी कभी ऐसा हमें सिचुएशन दे दे कि ये 3-4 रेसिस्टेंस है हमारे पास में, इनको आपस में ऐसे कंबाइन करो कि हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बहुत कम मिले, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो हम 2 तरीके से रेसिस्टेंस को कंबाइन करते हैं।
जो हमारा पहला तरीका है वो है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। बच्चे ध्यान से देखना, क्योंकि मैं इतना ही आपको बता रहा हूं, थ्योरेटिकल मैं उतना ही दे रहा हूं जितना आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जरूरत होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये थ्योरी सफिशिएंट है। सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेकेंड है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इसी तरीके से आप लोग सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है, उस चैप्टर में आप कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पर होगे, उस पे भी काफी सारे न्यूमेरिकल बन। अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के न्यूमेरिकल अच्छे से समझ गए या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के न्यूमेरिकल अच्छे से समझ गए, तो आपको दूसरे को करने में परेशानी नहीं होगी। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस अगर समझ गए तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस वाले सर्किट में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस समझ गए तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं पहले यही स्टार्ट किया हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो पहले हम लोग कर लेते हैं बच्चे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे हम रेसिस्टेंस को कंबाइन करते हैं? देखो, सपोज मेरे पास में 3 रेसिस्टेंस है, R1, R2 और R3। इस तीनों रेसिस्टेंस को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, एक सेल से कनेक्ट कर दिया है, जिसका पोटेंशियल है भी मान लो, चाहे किसी किसी बुक ने ई भी लिखा है तो कंफ्यूज मत करना। ई का मतलब हुआ ईएमएफ, ठीक है, आप भी ही लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो देखो ध्यान से देखते रहना बच्चे, इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। जब एक के बाद अगला, अगले के बाद अगला रेसिस्टेंस अगर एक साथ अगर कनेक्टेड है, एक ही वायर से एक ही लाइन में कनेक्टेड है, उसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये एक लॉजिकल डिफिनेशन है, एक बुकिश डिफिनेशन है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये डिफिनेशन सफिशिएंट नहीं होगा भैया। एक से मैंने दूसरा कनेक्ट किया, दूसरे से हमने तीसरा कनेक्ट किया, ऐसे कभी भी एग्जाम में मत लिखना। कैसे हम समझेंगे कि कोई भी कॉम्बिनेशन हमारा सीरीज में है या फिर पैरेलल में? बच्चे देखो, ये जो हमारा बैटरी है या सेल है, ये एक सोर्स होता है करंट को जनरेट करने का, ये एक स्रोत है, यहां से करंट निकलेगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ जो करंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट अगर यहां पे निकला है I, तो करंट यहां से निकल करके, और ध्यान रखना एक चीज, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलेगा पूरे सर्किट में घूमने के बाद निगेटिव टर्मिनल पे उतना ही करंट पहुंचेगा भी। आई बात समझ में? ये जो पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल है ये बैटरी का, ये इस पूरे ब्रांच के पैरेलल में लगा हुआ है, और इस दोनों के एंड पे एक पोटेंशियल डिफरेंस ये क्रिएट कर रहा है। अगर देखो तो ये वाला छोर है हाई पोटेंशियल पे, ये वाला छोर है लो पोटेंशियल। यानी अगर ये भी वोल्ट पे मेंटेन्ड है और ये 0 वोल्ट पे मेंटेन्ड है, ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे, करंट यहां से यहां फ्लो करेगा। अब ध्यान से देखो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स में भी नहीं जाना। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, करंट ऐसे करके आएगा और करंट इधर से फ्लो करेगा। मुझे एक बात बताओ, अगर करंट यहां से निकलता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, करंट ऐसे करके आया, यहां आकर के करंट सीधा चला, यही करंट गया इससे I, आगे फिर आएगा करंट, किससे पास करेगा I, फिर आगे करंट आएगा, किससे पास करेगा, इससे भी पास करेगा I। यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम एक या एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, 4, 5, 6 रेसिस्टेंस को अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कनेक्ट करता हूं या कंबाइन करता हूं, तो सबके पास में करंट सेम पहुंचेगा। ये बात याद रखना।
ये यहां मैं नोट करके भी बना देता हूं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट पासिंग थ्रू all resistance is same। पोटेंशियल डिफरेंस से, इस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की वजह से जो करंट सर्किट में फ्लो करेगा वो सारे रेसिस्टेंस से इक्वल पास करेगा। क्लियर है? ठीक है। अब जब करंट सबके पास सेम फ्लो कर रहा है, अगर पहले वाले रेसिस्टेंस को हम देखते हैं, अगर इससे करंट कुछ फ्लो कर रहा है तो इसके अक्रॉस तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसका एक टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे मेंटेन्ड होगा, दूसरा लो पे। इसका एक हाई पे मेंटेन्ड होगा, दूसरा लो पे। इसका भी एक टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे मेंटेन्ड होगा, दूसरा तो ऑलरेडी लो पे है। मैं पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर में एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा जिसमें आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर होगा। कोई भी एक सर्किट दे दूंगा आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का सर्किट, और उसमें किसी भी दो पॉइंट पे आपको मैं दे दूंगा कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो, और एकदम ऐसा आसान सा ट्रिक दूंगा आपको। मैं 3-4 मेथड से बताऊंगा। कुछ मेथड आपके बुक में दिए होंगे और एक ट्रिक में दूंगा जो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है? और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ट्रिक आप खुद भी डेवलप कर सकते हैं, और डेवलप तब करोगे जब आप जो गिवन कॉन्सेप्ट है उसको लेंदी मेथड से बार बार सॉल्व करोगे, उस पर कई सारे क्वेश्चंस करोगे और काफी एनालाइज करके क्वेश्चंस करोगे, तो ट्रिक आप अपने आप डेवलप कर लीजिएगा। तो अब देखो, तो इसके पास में भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है? तो इसके पास का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? देखो, डेल्टा V इज इक्वल टू I इंटू R1। इसका नाम मैंने दे दिया डेल्टा V1। सिमिलरली इसके पास का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? डेल्टा V इज इक्वल टू I इंटू R2। सिमिलरली इसके पास का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? डेल्टा V इज इक्वल टू I इंटू R3। आई बात समझ में? क्लियरली अभी तुमको दिख रहा है कि V1, V2 और डेल्टा V3 ये तीनों का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है। ठीक है? इस तीनों का जो वैल्यू है ये डिफरेंट आ रहा है। आई बात समझ में? मेरे कुछ बच्चों को यहां पे, जो मेरे कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, आई एम प्रेजिंग देम, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं, वो सोच रहे होंगे कि सर अगर R1, R2 और R3 का वैल्यू अगर सेम हो जाए तब तो ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। आई बात समझ में? सब ये सोच रहे होंगे। तो बाबू मैं थोड़ा सा अभी क्लियर करूंगा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस जब स्टार्ट करूंगा ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सर्किट में, किसी भी नेटवर्क में दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का जब ट्रिक बताऊंगा तब तुम्हें ये और भी अच्छे से क्लियर होगा। तुम ध्यान से देखो, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो सकता है कब? जब R1, R2 और R3 ये तीनों इक्वल रेसिस्टेंसेस हो। या कह लो यहां भी मैंने एक 2 वाट का बल्ब लगाया है, यहां भी 2 वाट का बल्ब लगाया है और यहां भी 2 वाट का बल्ब लगाया है। तीनों अगर आइडेंटिकल बल्ब है, जैसे कि मास्टर बल्ब वगैरह दीपावली में हम लोग यूज करते हैं, तो सारे बल्ब एक जैसे होते हैं, कलर डिफरेंट होता है, तो सबका रेसिस्टेंस भी सेम होगा। तो उस केस में ये जो ड्रॉप है, ये डिफरेंस जो है वो सबके पास में सेम है, ना कि इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। नहीं, ये डेल्टा V1 जो मैंने यहां लिखा है वो ये R1 के एक छोर हाई पोटेंशियल पे है, एक लो पोटेंशियल पे है, तभी तो करंट फ्लो करेगा। इस हाई माइनस लो का डिफरेंस है IR1, इस हाई माइनस लो का डिफरेंस है IR2।
इस हाई माइनस लो का डिफरेंस है IR3। भाई ये तीनों सेम हो जाए उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? आई बात समझ में? जैसे मान लो ये 60 माइनस 40 हो गया 20। अगर ये मान लो ये 60 पे है, ये 40 पे है, तो 60 में से 60 वोल्ट में से 40 वोल्ट गया तो कितना आएगा? 20 वोल्ट आया। अगर ये 80 वोल्ट पे है और ये 60 वोल्ट पे है तो ये कितना का हो जाएगा? 20 वोल्ट का आएगा। ये 30 वोल्ट पे है और ये 10 वोल्ट पे है तो कितना आ जाएगा? ये 20 वोल्ट। तो ये छोर और ये छोर अलग अलग पोटेंशियल पे मेंटेन्ड है, ये अलग अलग पे है, ये और ये दोनों टर्मिनल अलग अलग पोटेंशियल पे मेंटेन्ड है, बीच का डिफरेंस सबका सेम आ गया। इस बात को क्लियर कर लो, मैं आगे न्यूमेरिकल के हेल्प से इसको क्लियर करूंगा, ठीक है? तो देखो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये जो पोटेंशियल है ये 3 भाग में डिवाइड हो गया। हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 प्लस डेल्टा V3 लिख सकता हूं। ये क्लियर है? अच्छा, डेल्टा V, इससे कितना करंट निकल रहा I, और ये पूरे सर्किट में लगा हुआ, पूरे सर्किट का मान लेते हैं कि टोटल रेसिस्टेंस को R इक्विवेलेंट से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? I इंटू प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। क्लियर है? ध्यान से देखो बच्चे, यहां पे दोनों साइड से I कॉमन लेकर के मैं काट सकता हूं। तो हमारे पास में क्या आ गया? R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बन गया बच्चे R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है? ठीक है, ये बात क्लियर है? मैं फिर से कह रहा हूं, ये R1, R2 और R3 एक जैसा अगर हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस सबके पास में सेम होगा। डिफरेंस तो है, करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। आई बात समझ में? तो मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। चलो, तो यहां तक क्लियर है? अच्छा, एक चीज और बता देता हूं अब इसमें, देखो ध्यान से। अगर मैं तुमसे कहूं इस तीनों के पास अगर करंट फ्लो कर रहा है I1 इज टू I2 इज टू I3, तो वो किसके बराबर होगा? ये तीनों करंट तो आपस में इक्वल है। ये I1 जो है वो I2 के बराबर है, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो यही है। तो क्या आ जाएगा? 1:1:1। लेकिन यही मैं अगर कहता हूं कि डेल्टा V1 इज टू डेल्टा V2 इज टू डेल्टा V3, तो ध्यान से देखो, डेल्टा V के जगह क्या है? I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू R3। I से I कट जाएगा, क्या आ जाएगा? R1 इज टू R2 इज टू R3। बच्चे ये आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत ही मददगार होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का जो रेशियो होगा, हर एक अगर 2 या 2 से अधिक रेसिस्टेंस को मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में मिलाया है तो उसके पास के करंट का रेशियो हमेशा 1:1:1 होगा। और रेसिस्टेंस है तो और इस 2 को बढ़ाते जाओ, और पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो इक्वल होगा किसके? पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो उसके रेसिस्टेंस के इक्वल होगा, रेसिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगा। आई बात समझ में? ये न्यूमेरिकल बनाने में बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्लियर है? इसको पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम रेसिस्टेंस को कंबाइन करते हैं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने तीनों का सम ले लिया, सम तो बहुत ज्यादा होगा। इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है बच्चों?
देखो अगर सपोज करो कि ऐसा होता है, ये बीच वाला रेसिस्टेंस अगर काम करना बंद कर दिया, आई बात समझ में, ये बीच वाला रेसिस्टेंस अगर हमारा काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा, अगर ये रेसिस्टेंस अगर हमारा काम करना बंद कर दिया तो यहां का जो है ये पाथ ये पूरा खाली हो जाएगा, यानी यहां से करंट निकलेगा और सर्किट कंप्लीट नहीं होगा करंट का, इसीलिए बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। इसीलिए हम लोग ऐसा होता है कि हम घर में जब डोमेस्टिक वायरिंग करते हैं तो डोमेस्टिक वायरिंग में हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रीफर किया जाता है, ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन को, क्योंकि ऐसा होगा अगर हमारे घर में अगर सीरीज कॉम्बिनेशन से मैंने सारे एप्लियंसेस को कनेक्ट किए तो क्या होगा कि अगर हमारे किसी एक रूम का बल्ब अगर फ्यूज कर जाएगा तो पूरे बिल्डिंग का बल्ब जो है वो बल्ब, फैन, टीवी, ऑल अदर इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस जो है वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हमारे घर में जो दीपावली वाले बल्ब होते हैं, मास्टर बल्ब, डेकोरेटिव पर्पस के लिए जो हम यूज करते हैं, वो सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं। अगर एक बल्ब अगर काम करना बंद कर गया तो बाकी बल्ब भी काम करना बंद कर जाते हैं, क्योंकि सर्किट बीच में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, करंट को पूरे पाथ में फ्लो करने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो हम क्या करते हैं, इस बल्ब को काट के हटा के और ये दोनों वायर को आपस में जोड़ देते हैं, फिर से सर्किट कंप्लीट हो गया। अब ये सारे बल्ब ग्लो करने लगेंगे। क्लियर है? चलो तो आगे करते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। द नेक्स्ट वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे हमारे पास में मैंने 3 रेसिस्टेंस मैंने आपको दिया, ये रेसिस्टेंस है सपोज करो हमारा R1, ये वाला रेसिस्टेंस है हमारा R2 और ये वाला रेसिस्टेंस है R3। ठीक है, क्लियर है? अब मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये क्लियरली दिख रहा है कि तीनों रेसिस्टेंस जो है वो किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं, R1, R2 और R3। These 3 रेसिस्टेंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ये सब एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड है। और जिसको मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स यानी बैटरी से कनेक्ट करके रखा है, और ये बैटरी भी इस तीनों रेसिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्टेड है। समझने के लिए मैं इस सर्किट को कुछ इस तरीके से बना सकता हूं। बच्चे देखो तो, अपने सिंपलिसिटी के लिए मैंने इस सर्किट को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? कर सकता हूं ऐसा। ये सपोज करो R1 है, ये R2 था और ये क्या था हमारा R3। पोटेंशियल डिफरेंस वही है D। तो ध्यान से देखो, मैंने पहले ही बताया था, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी भी ब्रांच से अगर करंट फ्लो करता है बच्चे, तो वो जो ब्रांच होगा उस ब्रांच के दोनों एंड पे एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी उससे करंट फ्लो कर सकता है। अब देखो, अब ये बैटरी है या सेल,
हालांकि ये सिंबल सेल का है। तो यहां से कुछ करंट निकला आई, करंट यहां से चलते आया और जैसे ही करंट यहां पे पहुंचता है, तो जब करंट यहां पे पहुंचेगा तो करंट को डिवाइड होने का 3 रास्ता मिलेगा। यहां पहुंच करके सीरीज में एक ही रास्ता मिलता था, यहां पे 3 रास्ते मिलेंगे। कुछ करंट इस तरफ डिवाइड हो गया, कुछ करंट इस तरफ डिवाइड हो गया और कुछ करंट इस तरफ डिवाइड हो गया। I1, I2 और I3 3 हिस्सों में करंट यहां पे डिवाइड कर गया। क्लियर? ठीक है। लेकिन यहां करंट तो 3 हिस्सों में डिवाइड कर गया। मैं कह सकता हूं कि इसका जो ए छोर है, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया, इस एंड का नाम दे दिया ए और इस वाले एंड का नाम मैंने दे दिया बी। ये ए वाला एंड बैटरी के हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है और ये बी वाला जो एंड है वो बैटरी के लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है। क्लियर है? तुम R1 के लिए देखो, अगर मैं इस पॉइंट के पोटेंशियल का नाम दे देता हूं V सबस्क्रिप्ट A और इस वाले टर्मिनल के पोटेंशियल का नाम दे देता हूं V सबस्क्रिप्ट B, तो क्लियरली देखो R1 के लिए हाई पोटेंशियल क्या है VA और लो पोटेंशियल क्या है VB। R2 के लिए हाई पोटेंशियल क्या है VA, R2 के लिए लो पोटेंशियल क्या है VB। अगर R1 से करंट फ्लो कर रहा है तो इसके दोनों टर्मिनल पे बच्चे क्या होगा, इसके दोनों टर्मिनल पे एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी तो करंट फ्लो कर रहा है। इसके दोनों टर्मिनल पे एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सिमिलरली इसके दोनों टर्मिनल पे एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके टर्मिनल पे कितना होगा बताओ? VA माइनस VB। इस पे कितना होगा? VA माइनस VB। और इस वाले पे कितना होगा? इसका एक टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे है जिसका नाम क्या है VA और एक टर्मिनल लो पोटेंशियल पे जिसका नाम क्या है VB। तो डिफरेंस कितना होगा? VA माइनस VB। तुम्हें दिख रहा है बच्चे कि हर एक रेसिस्टेंस के पास का पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ये डेल्टा V जो है, ये दिस इज डेल्टा V। ये डेल्टा V हर एक रेसिस्टेंस के लिए सेम है पैरेलल में, लेकिन करंट जो है वो क्या हो रहा है? करंट डिवाइड कर रहा है। करंट तो डिवाइड कर गया और किसी भी ब्रांच से करंट फ्लो करेगा तभी करेगा जब उसके उस ब्रांच के दोनों एंड पे एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसमें तीनों के पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। यानी हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि इस सर्किट की, अब हमें इसको पॉज करके यहां तक लिख लो, इस सर्किट की हमें ज्यादा अब नीड नहीं है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो हमने एक कंक्लूजन क्या निकाला, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन potential difference across each resistance is same। हर एक रेसिस्टेंस के पास का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? पैरेलल में सेम होगा। पैरेलल में हर एक के पास का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। देखो ये तीनों रेसिस्टेंस के पैरेलल में ये भी लगा हुआ है। क्लियरली दिख रहा है? बीच में और कुछ नहीं होना चाहिए, बीच में ये वायर है और कुछ नहीं होना चाहिए। इस वायर का रेसिस्टेंस हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। आई बात समझ में? थोड़ा ना थोड़ा इसका रेसिस्टेंस होगा, ये बात है प्रैक्टिकली, लेकिन थ्योरेटिकली न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम इसका रेसिस्टेंस 0 मानते हैं। अगर ऐसा है कि बीच में और कुछ नहीं लगा हुआ और ये तीनों पैरेलल में है और इस तीनों के पैरेलल में ये बैटरी है, तो जितना पोटेंशियल भैया इसका होगा उतना ही पोटेंशियल R3 का, उतना ही R2 का, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस R1 का भी होगा। ये बात को माइंड में लिख लो, आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत सॉल्व होगा और न्यूमेरिकल में प्रैक्टिकली मैं इसको प्रूव भी करूंगा। In parallel combination, potential difference across each resistance is same, but
करंट क्या हो रहा है, करंट इज डिफरेंट, करंट यहां पे डिवाइड कर रहा है। सीरीज में ठीक इसका उल्टा था, सीरीज में हमारा क्या हो रहा था, सीरीज में करंट सेम था तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा था, और पैरेलल में करंट डिवाइड हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। आई बात समझ में? चलो तो अब हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं हम लोग I इज इक्वल टू, जो करंट यहां से निकला है ये तीन हिस्सों में डिवाइड हुआ है, I1 प्लस I2 प्लस I3, और हमें ओम्स लॉ से पता है डेल्टा V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। यहां से हम लोग लिख सकते हैं I के जगह पे, ठीक है, I के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस सर्किट अपॉन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू I1 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो वही डेल्टा V अपॉन, नाम दे दिया है उसका, R1 प्लस डेल्टा V अपॉन R2 प्लस डेल्टा V अपॉन R3। क्लियर है? इस तीनों को अगर इक्वल है आपस में, इन तीनों को हमने कैंसल आउट कर दिया और हमारे पास में फाइनल रिजल्ट आ गया 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। आई बात समझ में? क्लियर है? एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैं आपको देता हूं। अगर बच्चे एक बात बताओ, मैं इसके पास का पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दिया डेल्टा V1, इसके पास का डेल्टा V2 और इसके पास का डेल्टा V3, सबके पास का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1:1। क्लियर है? लेकिन करंट का अगर मैं रेशियो लेता हूं I1:I2:I3, तो देखो कितना आएगा, I1 के जगह कितना आ जाएगा, डेल्टा V बाई R1, I2 के जगह डेल्टा V बाई R2 और I3 के जगह डेल्टा V बाई R3। डेल्टा V तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/R1:1/R2:1/R3। क्लियर है? एक बार मैं देख लेता हूं कि ये क्लियरली दिख रहा है या नहीं। ठीक है, दिख रहा, ओके, ये बात क्लियर है आप लोगों को? तो ये था हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कंक्लूजन न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको बहुत जगह पे हेल्पफुल होगा, इसीलिए इसको अच्छे से ध्यान में रखना। इज दैट क्लियर? ओके, तो न्यूमेरिकल में इस लेक्चर में नहीं करूंगा, हालांकि फिजिक्स में जब भी कोई कॉन्सेप्ट पर हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए बिना छोड़ो मत, नहीं तो वो कॉन्सेप्ट मीनिंगलेस है। एक लाइन में मैं कह रहा हूं, या किसी भी एक्सपर्ट से आप कांटेक्ट कीजिए। फिजिक्स में किसी भी कॉन्सेप्ट के बाद अगर आपने न्यूमेरिकल नहीं किया, अगर उस कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल बनते हैं तो आपका वो डमी कॉन्सेप्ट रह जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस हम करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि अभी ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का पहला लेक्चर था, अभी कम से कम 5 और 6 लेक्चर इसके ऊपर बनेंगे, और जितने तरीके के न्यूमेरिकल्स बनते होंगे वो सारे न्यूमेरिकल हम हर एक लेक्चर में करते जाएंगे। जैसे इसके बाद का लेक्चर आएगा कि आपके पास एक कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का सर्किट होगा, उस कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के सर्किट में किसी भी 2 पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना, तो कैसे करेंगे, एकदम ट्रिक पे दूंगा और 2 से 3 लाइन में आप सॉल्व कर जाओगे। उसके बाद हम लोग करेंगे व्हीटस्टोन एंड ब्रिज पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का न्यूमेरिकल आएगा, तो कैसे करेंगे। सिमेट्री वाले कंडीशन अगर आ जाए, कोई भी सर्किट है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का सर्किट है और वो सर्किट सिमेट्रिकल सर्किट है, किसी लाइन के अलोंग वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब उस लाइन के अलोंग आधा हिस्सा और आधा हिस्सा एक जैसा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। अगर ऐसा हो जाए तो हम कैसे करेंगे, आई बात समझ में। क्यूब, हमें क्यूब दिया हुआ, क्यूब के हर एक एज पे रेसिस्टेंस लगा हुआ है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना कैसे करेंगे। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन एंड ब्रिज दिया हुआ है, तब हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना, तब हम कैसे निकालेंगे, स्टार डेल्टा मेथड करेंगे। ठीक है,
और उसके बाद मिसलेनियस प्रॉब्लम करेंगे। मतलब कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्लियर? अब इसमें एक चीज मैं बता देता हूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। अच्छा देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस को हमने मिलाया था तो हमें क्या आया था, R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन इसमें क्या आ रहा, 1/R1 प्लस 1/R2 अपॉन 1/R3। मतलब पैरेलल में अगर हम कंबाइन करते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को तो नेट रेसिस्टेंस कम आता है, और सीरीज में हम अगर कंबाइन करते हैं तो नेट रेसिस्टेंस जो है वो ज्यादा आता है। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। चलो, तो एक चीज और बता देता हूं, अगर सपोज करो यहां पे कोई एक रेसिस्टेंस जो है हमारा काम करना बंद कर जाए, वन ऑफ द रेसिस्टेंस स्टॉप्स वर्किंग, तब क्या होगा? अगर कोई एक रेसिस्टेंस बच्चे यहां पे काम करना अगर बंद हो गया, सपोज ये रेसिस्टेंस काम करना बंद कर गया, तो भी हमारा बाकी के रेसिस्टेंस काम करेंगे। करंट यहां से आएगा, इस पॉइंट पे आके दो पार्ट में डिवाइड होगा, R2 के पास में भी करंट पहुंचेगा, R3 के पास में। ठीक है? और देखो, जैसे इसको मैंने हटा दिया, इस सर्किट को पहले बना लेना, फिर मैं मिटा करके ये अगला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ठीक है? अब क्या होगा, अगर ये रेसिस्टेंस अगर काम करना बंद कर गया बच्चे, ठीक है, तो क्या होगा, इस तरफ करंट जाएगा ही नहीं। अब क्या होगा कि यहां पे I1 करंट आ जाएगा, यहां पे I2 करंट, ये करंट अब सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड करेगा, इधर कोई भी करंट जाना ही नहीं, इधर कोई भी करंट जाना ही नहीं, क्योंकि यहां का रेसिस्टेंस काम नहीं कर रहा है। और काम अगर रेसिस्टेंस नहीं कर रहा तो डेल्टा भी इज इक्वल टू IR, और R अगर जीरो है तो डेल्टा भी कितना हो जाएगा, जीरो। ये दोनों सेम पोटेंशियल पे मेंटेन्ड है, इधर कोई भी करंट जाएगा ही नहीं। करंट इधर आएगा, करंट इस तरफ आएगा, और ये दोनों करंट कंबाइन होकर के नीचे की तरफ आ जाएगा, I1 प्लस I2। ये I ही तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, फिर यहां पहुंचेगा क्या, I1, और यहां I2, नेट कितना आ जाएगा, बैटरी से जितना करंट निकला सर्कुलेट होकर के बैटरी के पास उतना ही करंट पहुंच गया। ठीक है? तो आई थिंक कि लेक्चर इंटरेस्टिंग रहा, लेकिन अभी हमने इसमें क्वेश्चन नहीं किए हैं, अगले आने वाले लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे। फिर से मैं अपने बच्चों को एक बात बता देना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले लेक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके लिए ही है। ओके, सो थैंक यू, रिवाइज करते रहें और अगला लेक्चर का वेट करें, आपको बहुत जल्दी मिलेगा।